रिवेट सेट, रिवेटिंग औजार। यहां तक हुआ था कह रहे? कहते थे इस विधि में दो प्लेटों और चादरों को एक दूसरे के ऊपर रखकर बर्मा या सुए की सहायता से क्या किया था? छेद किया था। और फिर छेद में रिपीट मार के तब उसका माथा बना दिया जाता है। यही ना मामला है। रिवेट रखकर हथौड़े की सहायता से माथा सिर बनाकर जोड़ पूरा किया जाता है। अब कहते हैं चला छिद्र का व्यास अब प्लस 1.5 mm। कितना mm? यदि छिद्र का डायमीटर जो है 25 mm से कम हो और छिद्र का व्यास, छिद्र का जो व्यास होगा प्लस रिवेट का आकार है। रिवेट का क्या है? रिवेट का आकार। रिवेट का आकार कितना होगा दोस्त? अगर छिद्र का व्यास 25 mm से कम है तो जो छिद्र का व्यास होगा, मान लो इतना मोटा छेद है तो क्या इतने मोट का रिवेट देना होगा? इतने मोट का रिवेट देंगे तो टाइट होगा रे। थोड़ा बढ़ा के कि थोड़ा घटा के? थोड़ा बढ़ा के देंगे तब ना टाइट होगा। बोलवे नहीं करेगा। तो कहता है रिवेट का जो आकार होगा वो छिद्र का व्यास प्लस कितना mm? 1.5 mm। अगर छिद्र का व्यास 25 mm से कम हो और अगर 25 mm से ज्यादा होगा तो रिवेट का जो साइज होगा वो छिद्र का व्यास में कितना mm जोड़ देंगे? 2 mm जोड़ देंगे तब ना टाइट होगा। अब बहुत ज्यादा मोटा दोगे इसको तो फाड़ देगा। बहुत ज्यादा अगर ये मोटा हो जाएगा तब इसे ठोकोगे तो क्या हो जाएगा? फट जाएगा। बोलो न रे। यानी अगर 25 mm से कम छेद हो तो छिद्र का जो व्यास है उसमें 1.5 mm जोड़ के उतना मोटा इसमें डालेंगे। और अगर 25 mm से ज्यादा होगा तो कितना mm बढ़ा देंगे इसको? छिद्र के व्यास से कितना mm बढ़ा देंगे? 2 mm बढ़ा के तब इसमें डालेंगे। तह वाला जोड़ जानते हो? तह वाला जोड़ कहां होता है? केवाड़ी वाड़ी में या गोदरेज वगैरह जो बनाते हैं, ट्रंक वगैरह बनाते हैं, इससे करके देखो तह वाला जोड़। सीट मेटल चदरा का जोड़। अरे चदरा का जोड़ देखा है? तो उसी को तह वाला जोड़ कहते हैं। इस विधि में धातु के बारीक एवं पतली सीटों या चादरों द्वारा बनी वस्तुओं को जोड़ा जाता है। ये जोड़ नरम धातु के चादर के कि हार्ड के? ऐसे मोड़ के फंसाओगे तो नरम धातु की, हार्ड? नरम धातु के। रिवेटिंग औजार। कौन औजार चला? देख लो ये रिवेटिंग औजार क्या क्या है। चादरों तथा प्लेटों को रिवेट से जोड़ने के लिए विभिन्न प्रकार के औजारों का प्रयोग किया जाता है जिन्हें रिवेटिंग औजार कहते हैं। अब देखो कौन कौन औजार है। पहला है रिवेट सेट। रिवेट सेट एक प्रकार का खोखला पंच है। खोखला पंच समझते हो? अगर ऐसा टाइप का पंच होता है, ये इस टाइप का पंच होता है। ये मान लो सीट है तो इसमें ऐसे करके छेद हो जाएगा कि नहीं खोखला, तो में रिपीट मार देंगे। बोलो न रे। तो कहते हैं रिवेट सेट एक प्रकार का खोखला पंच है। देखो ये, अरे कभी गए हो ये में कॉपी वगैरह स्पाइरल करवाने में ऐसे करके मार के छेद करता है, वही रिवेट सेट है। इसके होल में रिवेट का टेल चला जाता है। ये जो छेद करता है, ये जो छेद बहुत सारा करता है, इसके होल में रिवेट का पूंछ जाता है कि मत्था? रिवेट का पूंछ जाएगा तब ना उस सिरे पर माथा बनाएंगे रे। रिवेट का टेल यानी पूंछ जाता है। इसका उपयोग दो चादरों को में निकटता लाने के लिए भी करते हैं। देखो ऐसे करके अगर दबाइएगा, दबा के छेद कीजिएगा तो इधर ऐसे छेद कर रहा है, नीचे एक सपोर्ट है इससे, तो जब दबाएगा इसे दोनों चादर पे तो दोनों चादर सटेगा कि हटेगा? तो दो चादर में निकटता लाने के लिए भी इसका प्रयोग करते हैं। डॉली। डॉली का उपयोग रिवेट के हेड को सहारा देता है। किसको सहारा देता है? ये जैसे चला ऊपर से तुम माथा बनाओगे तो तब तक तो ये हेड खराब ना हो जाएगा रे। ये हेड को प्लेन सतह पर रखोगे तो ये थपक जाएगा। बोले नहीं करेगा। तो रिवेट हेड को इधर से माथा बनाना है हमको, इधर से ऑलरेडी माथा बना हुआ है। इस माथा को सहारा देने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं? रिवेट डॉली का। किसका उपयोग करते हैं? कहते हैं डॉली का उपयोग रिवेट के हेड को
सहारा देने तथा रिवेट के हेड को क्षतिग्रस्त होने से बचाने के लिए किया जाता है। उसके बाद रिवेट स्नैप, ये है रिवेट स्नैप। इसको रख के इस पर ऐसे रख के दे हथौड़ा से मत्था बना दिया था। डायरेक्टे अगर हथौड़ा मारोगे तो मत्था बनेगा। इस टाइप का एक रिवेट स्नैप लेते हैं जो इसके मत्था पे रख देते हैं, रख के तब इस पर हथौड़ा मारते हैं तो वैसा ही मत्था बन जाता, इस टाइप का। बोलेंगे कहता है रिवेट स्नैप का उपयोग रिवेटिंग के बाद उसको सही आकार देने के लिए किया जाता है। रिवेट जब आप कर दीजिएगा तो उसको सही आकार दे के दो चार हथौड़ा मार दीजिएगा तो जो मत्था होगा वो सही आकार में आ जाएगा, इस आकार में आ जाएगा। इसका उपयोग रिवेट के दोनों ओर समान आकार की आकृति प्रदान करने के लिए किया जाता है। दोनों तरफ समान मत्था बनाने के लिए करते हैं। ड्रिफ्ट ये है, ये ड्रिफ्ट है। कॉकिंग टूल्स भी कहते हैं। ये ऐसे करके जो मार के इसको अलग करता है वो ड्रिफ्ट है। ड्रिफ्ट एक बेलनाकार पंच है जो विभिन्न व्यासों में उपलब्ध होता है। इसका प्रयोग रिवेट किए गए होल को एक सीध में लाने के लिए। मान लो ये रिवेट किया हुआ, कभी ऐसा हुआ है कॉपी वगैरह हम सीते हैं तो यहाँ एक पन्ना इधर एक पन्ना उधर हो जाता है, हम लोग ऐसे फंसा के ऐसे कर देते हैं। ऐसा कभी किया है? नहीं। तुम लोग छोटा कभी कॉपी का को सिलाई किया है? जब छेदा करता है तो कभी ऐसा होता है पन्ना इधर उधर भाग गया तो ऐसे फंसा के हम लोग ऐसे कर देते हैं तो एक सीधे में आ जाता है। वही काम किसका है? ड्रिफ्ट का। इसका प्रयोग रिवेट किए गए होल को एक सीध में लाने में काम आता है। फिर कॉकिंग औजार, कौन औजार चला देख लो, ये है कॉकिंग टूल्स। जहां मारोगे वहीं से अलग हो जाएगा। प्लेटों के किनारे तथा रिवेटों को हेड के किनारे के प्लेट की सतह पर मिलान करने के लिए, जैसे मान लो रिवेट मार दिया, ई जो ऊपर वाला वर्क पीस है वो थोड़ा इधर है और नीचे वाला वर्क पीस थोड़ा उधर है। हम लोग इधर से ऐसे इसको ऐसे करके ऐसे ऐसे ठेल देंगे तो ना चल जाएगा उधर। वही है कॉकिंग औजार। कॉकिंग औजार का काम है इधर उधर कर देना, जो सही रहे उधर कर देना। अगर मान लो इधर भागा हुआ है तो इधर से ऐसे मार देंगे, ई उधर भागा हुआ है तो उधर से ऐसे मार देंगे। तो यही काम है कॉकिंग औजार का। क्या, किस औजार का? पढ़ो ना। कहता प्लेटों के किनारों तथा रिवेट के हेड के किनारों के प्लेट की सतह से मिलाने के लिए किस औजार का प्रयोग करते हैं? कॉकिंग औजार। रिवेट को उसके सैंक के व्यास द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है। ये सैंक, इसको कहते हैं चला सैंक, इसको कहते हैं हेड। क्या कहते हैं? आपको अगर कहेगा रिवेट का व्यास किससे लिया जाता है, सैंक से कि हेड से? किससे? सैंक से रिवेट का व्यास लिया जाता है, ना कि हेड से। लेकिन लंबाई जो लिया जाता है वो हेड सहित लिया जाता है। बोलो रे। कहते हैं रिवेट को उसके सैंक के व्यास द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है। भारी बनावट संबंधी कार्यों के लिए पिन हेड रिवेट, ये है पिन हेड रिवेट, पिन हेड रिवेट का प्रयोग किया जाता है। रिवेट सेट का सही प्रयोग न करने से रिवेटिंग के बाद दो सीटों के बीच में क्या दिखाई देगा? गैप। देखो अगर रिवेट तुम सही तरीके से नहीं मारोगे तो दो सीट के बीच में क्या दिखाई देगा? गैप दिखाई। साधारण स्ट्रक्चरल कार्यों के लिए स्नैप हेड, ये है स्नैप हेड रिवेट। साधारण कार्यों के लिए हम लोग इसी का उपयोग करते हैं। बाल्टी वगैरह में यही मारा हुआ होता है। रिवेट का व्यास बहुत अधिक होगा तो बता क्या होगा? मान लो ये चला, इतने छेद है, इतने छेद है, इसमें ये घुस सकता है, इसको घुसाओगे फट जाएगा। चदरा न है रे, तो चदरा है, इसमें तुम ई घुसना चाहिए था, ई आ घुसा रहे हो, है ई फट न जाएगा। कहते हैं रिवेट का व्यास बहुत अधिक होना, रिवेट का व्यास ज्वाइंट में धातु की क्रसिंग के लिए जिम्मेवार है। ये क्रश कर जाएगा, इसे फट जाएगा। एक होता है क्रसिंग, एक होता है टीयरिंग, एक होता है सियरिंग। रिवेट का व्यास बहुत कम होने से, देखो अगर मान लो इतना छेद है, इतने पतला है, दूगो वर्कपीस मान लो ऐसा है, इसमें एकदम पतला वाला रिवेट हम डाल दिया तो ऐसे ऐसे होगा कि नहीं होगा? इसी को कहते हैं सियरिंग। तो वर्कपीस आगे पीछे डोलेगा हमेशा, इसको कहते हैं सियरिंग। रिवेट का व्यास बहुत कम होना रिवेट ज्वाइंट के रिवेट की सियरिंग के लिए जिम्मेवार है।
किनारे पर मार दीजिएगा। कहता रिवेटों के लिए सुराखों को प्लेट के एज के बहुत नजदीक, मान लो कि चदरा है, यहां पर एकदम रिवेट मारिएगा तो फटेगा कि नहीं फटेगा? रिवेट को किनारे से थोड़ा अंदर मारना चाहिए कि बाहर? कहता रिवेटों के लिए सुराखों के प्लेट के एज के बहुत नजदीक ड्रिल करना, यह एकदम किनारे के बहुत नजदीक ड्रिल करना रिवेट ज्वाइंट में धातु की स्प्लिटिंग के लिए, जिम्मेदार स्प्लिटिंग मतलब दो भाग में बट जा, स्प्लिटिंग मतलब स्प्लिटिंग के लिए जिम्मेवार होता है, ऐसे फट जाएगा। रिवेट के लिए सुराखों को बहुत नजदीक ड्रिल करना, मान लो एगो रिवेट यहां मार दिया, एगो रिवेट फिर यहां मार दिया, बीच में फट जाएगा। अरे कांटी मारे हो कभी, नजदीक नजदीक मारते हो तो क्या हो जाता है? फट जाता है। कहता रिवेट के लिए सुराखों को बहुत नजदीक ड्रिल करना रिवेट ज्वाइंट के प्लेटों के टीयरिंग के लिए जिम्मेवार है। अब देखो क्या क्या है, टीयरिंग है, स्प्लिटिंग है, क्रशिंग है, सियरिंग है। अब देखो क्रशिंग क्या है, जितना मोटा छेद है उससे मोटा रिवेट डाल दोगे तो क्रशिंग हो जाएगा, जितना मोटा छेद है उससे पतला रिवेट डाल दोगे सियरिंग हो जाएगा। बोलन रे, किनारे पर रिवेट ठोकोगे स्प्लिटिंग हो जाएगा, क्या हो जाएगा? और नजदीक नजदीक ठोकोगे तो टीयरिंग हो जाएगा। क्रशिंग, जितना छेद है उससे मोटा घुसाओगे क्रशिंग, बोलन रे। जितना छेद है उससे पतला घुसाओगे सियरिंग, किनारे पर डालोगे स्प्लिटिंग, बोलन रे। नजदीक नजदीक मारोगे टीयरिंग। ये सब दोष है, इसलिए रिवेट जब भी मारना है किनारे से अंदर मारना है, नजदीक नजदीक नहीं मारना है, थोड़ा दूर दूर मारना है। बोलन रे, जितना मोटा छेद होगा उसी हिसाब से मारना है, ना मोटा ना पतला। शोल्डर जॉइंट, शोल्डर तो देखा होगा चला तुम करते हुए, कहाँ इलेक्ट्रिक मिस्त्री को नहीं देखा है रे? शोल्डर जॉइंट इलेक्ट्रिक मिस्त्री को देखा होगा करते हुए, वेल्डिंग देखा होगा रोड पर करते हुए, अब्रेजिंग तो नहीं देखा होगा। सोल्डरिंग अब्रेजिंग के बीच वेल्डिंग होता है। जैसे चला अगर 450 डिग्री सी से नीचे, कितना से नीचे? से नीचे, ये होता है सोल्डरिंग। 450 से ऊपर 2000 डिग्री सी तक नहीं, ये होता है ब्रेजिंग। 2000 से ऊपर क्या होता है? ये वेल्डिंग। ज्वाइंट की मजबूती भी इसी हिसाब से होती है, सोल्डरिंग का सबसे ज्यादा कम, ब्रेजिंग का उससे ज्यादा, वेल्डिंग का सबसे ज्यादा। सबसे ज्यादा ज्वाइंट की मजबूती किसमें? वेल्डिंग में। सबसे ज्यादा तापमान भी किसमें? वेल्डिंग में। किसमें? और सोल्डरिंग 450 से कम होता है, बिजली मिस्त्री इसी का उपयोग करता है। मदरबोर्ड वगैरह में क्या होता है? सोल्डरिंग। इसमें चला बताओ, ये जो सोल्डरिंग किया हुआ है इस सब, इसको अगर हम हटा लेते हैं तो वर्कपीस पर प्रिंटेड बोर्ड पर कोई असर नहीं पड़ता। इसको अगर हम एक आध को तोड़ भी देंगे ना तो इस बोर्ड पर कोई असर नहीं पड़ेगा, यानी इसमें वर्कपीस पर कुछ नहीं होता है, बंधक खाली क्या हो जाता है? खराब हो जाता है। अब बाकी दोनों में तो चला वर्कपीस, वेल्डिंग को तोड़ोगे ना, इस वेल्डिंग किया हुआ तोड़ेंगे तो ये खराब हो जाएगा। ये अस्थाई है वेल्डिंग के अस्थाई। सोल्डर जोड़, सोल्डर किसका किसका मिश्रण होता है? सीसा और टीन का। यह जोड़ लगाने की अति प्राचीन विधि है। इसका प्रयोग रेडियो, ट्रांजिस्टर, अनेक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के निर्माण में करते हैं। सोल्डरिंग अर्धस्थाई है कि अस्थाई है? क्यों अर्धस्थाई? क्योंकि बंधक खराब हो जाता है। बंधक क्या हो जाता है? खराब होता है, वर्कपीस पर कोई असर नहीं पड़ता। वेल्डिंग, वेल्डिंग में तो चला दोनों पार्ट एक दूसरे का अभिन्न अंग बन जाते हैं। अब तोड़ोगे तो बंधक भी खराब होगा, कार्यखंड भी खराब होगा। बोलो न रे। धातु पार्ट्स को फ्यूजन तापक्रम, फ्यूजन मतलब पिघलने के तापक्रम तक पिघलाकर प्रेशर देकर या बिना प्रेशर देकर जोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं? अब्रेजिंग हो गया दोनों के बीच में। यह सोल्डर के समान एक प्रकार का टांका है, परंतु सोल्डर की तुलना में शक्तिशाली है कि कमजोर है? वेल्डिंग से कमजोर है। किससे कमजोर है? इसका प्रयोग आरा मशीन या आरा मशीन का ब्लेड को जोड़ने के लिए तथा टंगस्टन आदि ड्रिल बिट, सैंक आदि को जोड़ने के लिए हम लोग इसका उपयोग करते हैं। बता, सभी परमानेंट फास्टनर कौन हो गया? वेल्डिंग ना, बोलो न रे।
को हल्का गर्म करके अलग किया जा सकता है। इसको थोड़ा सा तुम गर्म कर दोगे तो ये अलग हो जाएगा कि नहीं? अरे बोलो। कहते हैं स्प्रिंग डॉवेल पिन का दूसरा नाम कौन पिन है? रोल पिन। ये जो स्प्रिंग डॉवेल पिन जो होता है, जो लॉकिंग के लिए हम लोग यूज करते हैं, उसका दूसरा नाम कौन पिन है? रोल पिन। डॉवेल पिन। पिन बताओ अस्थाई है कि अस्थाई? जो पिन जो हम लगाते हैं अस्थाई की अस्थाई? तब यो खोल लेंगे, ना वर्कपीस पर असर पड़ेगा ना पिन पर असर पड़ेगा, ना वर्कपीस पर ना पिन पर। डॉवेल पिन कौन पिन? स्टेनलेस स्टील, स्प्रिंग स्टील या एल्युमिनियम का बनाया होता है, यही है डॉवेल पिन। एक थ्रेड की क्रेस्ट, क्रेस्ट समझता है ऊपर वाला के नीचे वाला? नीचे वाला रूट। ये वाला भाग क्या है? फ्लैंक। क्या है ये? एक थ्रेड की क्रेस्ट और रूट को जोड़ने वाली सतह को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? फ्लैंक। शिखर यानी क्रेस्ट, थ्रेड के दोनों साइडें ऊपर जिस सरफेस पर मिलती है उसे क्रेस्ट का क्या कहते हैं? इसको क्रेस्ट का शिखर कहेंगे रे। आई हो गया गर्त। ये क्या हो गया? गर्त। गर्त मतलब नीचे वाला कि ऊपर वाला? थ्रेड की जड़ दो संलग्न थ्रेड के साइडों के नीचे के जिस सरफेस पर मिलती है उसे क्या कहते हैं? रूट। ये देखो नहीं, जड़ क्या है? रूट है ना है। ऊपर वाला को क्या कहते हैं? क्रेस्ट। नीचे वाला को क्या कहते हैं? रूट। रैग बोल्ट एक फाउंडेशन बोल्ट है, ये है रैग बोल्ट। सीमेंट वगैरह में मशीन को देकर बोल्टिंग करने के लिए हम लोग कौन बोल्ट का उपयोग करते हैं? रैग बोल्ट। ये रैग बोल्ट तुमको ये जो जब पूरा का पूरा मशीन को हम लोग सीमेंटेड करके जाम करते हैं तो वहां जो ये बोल्ट लगाते हैं, इस बोल्ट को कौन बोल्ट कहते हैं? रैग बोल्ट। रैग बोल्ट का प्रयोग भारी मशीन को पत्थर या कंक्रीट फाउंडेशन के साथ बांधने के लिए किया जाता। नहीं देखता है मशीन सबको नीचे जमीन में जो है बोल्ट निकाल के नट लेके टाइट कर देता है। बेंच वाइस में बॉक्स नट का प्रयोग किया जाता है। बेंच वाइस पढ़ाएंगे तो पता चलेगा। ये बेंच वाइस है, इसमें ये जो नट है इसको हम लोग बॉक्स नट कहते हैं। कहता जब नट को लॉक करने के लिए डबल नट के दोनों नटों को विपरीत दिशा में कसने के लिए कौन नट का प्रयोग किया जाता है? ये जो नट हम लोग लगाते हैं डबल नट, इसमें एक नट को हम लोग स्प्लिट नट कहते हैं, एक नट को मेन नट कहते हैं। एक को कौन नट? स्प्लिट नट। एक को मेन नट। वह नट जिसका प्रयोग पाइप पर बाहरी थ्रेड, ये बाहरी थ्रेड काटेगा कि अंदरूनी? बाहरी थ्रेड काटने के लिए किया जाता है, उसे कौन नट कहते हैं? डाई नट कहते हैं। कौन नट कहते हैं? चला डाई नट कहते हैं। डाई नट का काम क्या है? बाहरी थ्रेड काटना है कि अंदरूनी थ्रेड काटना? डाई नट का काम है बाहरी थ्रेड काटना। ये देखा है तुम लोग? चला देखा है? ऐसे करके ऐसे घुमा घुमा के नट काटते हैं, इसको डाई कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? एक पूरे चक्कर में स्क्रू थ्रेड अक्ष के समानांतर जितनी आगे बढ़ता है उसको क्या कहते हैं? लीड। एक बार घुमाओगे नट को, जितना नट आगे बढ़ेगा उसी को क्या कहते हैं? लीड। डबल स्टार्ट थ्रेड में लीड व पिच कितना के बराबर होगा? दुगुना। और सिंगल स्टार्ट में लीड बराबर पिच। पीछे पढ़ाए हैं, सिंगल स्टार्ट में लीड बराबर क्या होगा? पिच। और डबल स्टार्ट में लीड बराबर 2 गुना पिच, क्योंकि डबल स्टार्ट में 2 पिच के बराबर न जाएगा रे, और सिंगल स्टार्ट में 1 पिच के बराबर। दैट्स एंडिंग ऑफ योर चैप्टर। इसके बाद है आपका ऑब्जेक्टिव। बताओ चला, व्हाट इज द आंसर? निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य थ्रेडेड फास्टनर का प्रकार नहीं है? बंधक का प्रकार नहीं है। बताओ कौन नहीं है? टैप चला बंधक है। टैप जो है तुम्हारा, ये टैप है, इस चूड़ी काटते हैं इससे। लिख लो, इससे क्या काटते हैं? चूड़ी काटते हैं। टैप से क्या काटते हैं? चला, ये बंधक नहीं है, बाकी सब बंधक। बताओ, एक थ्रेड के शिखर
और जड़ को जोड़ने वाले सतह को क्या कहा जाता है? अभी तुरंत बताए थे, यही शिखर और जड़ के को जोड़ने वाले सतह को क्या कहते हैं? फ्लैंक। बोलो रे, यही जो एंगल है इसको कौन एंगल कहते हैं? थ्रेड एंगल। कौन एंगल कहते हैं? निम्नलिखित में से किस लॉकिंग नट को लॉकिंग नट पर आधी मोटाई तक खांचे कटे होते हैं? बता के क्रम, ए की बी की सी की डी? स्वान नट। इस स्वान नट में देखो आधी लंबाई तक यहां खांचा कटा होता है, याद रखना होगा। टैब वॉशर का उपयोग किया जाता है क्या चीज के लिए? विमीय परिशुद्धता के लिए, नट को लॉक करने के लिए, संरचनात्मक संयोजन के लिए, बड़े व्यास को बनाए रखने के लिए। ए की बी की सी की डी? नटों को लॉक करने। साधारण वॉशर का उपयोग होता है बड़े व्यास को बनाने के लिए। पीछे पढ़ाए हैं, रिवीजन कीजिएगा तो समझ में आ जाएगा। साधारण व्यास, साधारण वॉशर का प्रयोग होता है व्यास को बढ़ाने के लिए। साधारण वॉशर का प्रयोग होता है व्यास को क्या करने के लिए? बढ़ाने के लिए। दिए गए चित्र में दिखाए गए बोल्ट के प्रकार को पहचानिए। बताओ कौन बोल्ट? अभी तुरंत बताएं, कौन बोल्ट है? रैग फाउंडेशन बोल्ट है, रैग फाउंडेशन बोल्ट। निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य थ्रेडेड फास्टनर का प्रकार नहीं है? बोल्ट, नट, स्क्रू, नेल। क्या होगा? नेल मतलब कांटी रे। कौन सा सामान्य थ्रेडेड फास्टनर का ही प्रकार है? स्क्रू है कि नहीं? फास्टनर मतलब बंधक। बोल्ट है कि नहीं? नट भी है। नेल कांटी नहीं है। पेंचकस के किस प्रकार के धागे का उपयोग किया जाता है? पेंचकस न, यहां होगा स्क्रू जैक। अब बताओ, भारी बोझा ढोने के लिए भी स्क्वायर ना, स्क्रू जैक में भी कौन? स्क्वायर थ्रेड का प्रयोग किया जाता है। नट के आयाम के संदर्भ में व्यक्त किया जाता है। आयाम का मतलब हुआ चला बीमा। बीमा का मतलब क्या? बोल्ट का मुख्य व्यास, बोल्ट का नाम मात्र व्यास, बोल्ट का पिच व्यास, हेड ऑफ द बोल्ट। क्या होगा आंसर? ए की बी की सी की डी? सी। सी की बी? अरे छोटा, नॉमिनल डायमीटर कहते हैं इसको, नाम मात्र को कहते हैं नॉमिनल। रुक रुक रुक, कहते हैं नट के आयाम के संदर्भ में व्यक्त किया जाता है। नट जो हम लोग बनाते हैं वो बोल्ट के कौन डायमीटर से है? ही है नॉमिनल डायमीटर। इन नॉमिनल डायमीटर के अनुसार ही हम लोग नट का निर्माण करते हैं। इससे, इसी के हिसाब से नट कितना मोटा होगा उसका डिसीजन लेते हैं। अगर आपको कहेगा प्रभावी व्यास कौन व्यास है, तो कहेंगे पिच व्यास। कौन व्यास? कहता है अंगूठे और उंगली से जिस नट को आसानी से खोला जा सकता है उसे कौन नट कहते हैं? विंग। सही है ना? दिए गए विकल्पों में पाइप थ्रेड के मानक प्रारूप की पहचान कीजिए। कौन होगा बता? ए की बी की सी? डी। देखो ना लिखल है ब्रिटिश स्टैंडर्ड पाइप थ्रेड, इसका फुल फॉर्म में होता है पाइप थ्रेड। कह रहा है ना, बीएसपी का फुल फॉर्म होता है ब्रिटिश स्टैंडर्ड पाइप थ्रेड। तो पाइप के लिए यही नहीं यूज होगा बीएसपी। आईओ, बीएसएफ, बीए, ब्रिटिश एसोसिएशन, बीएसडब्ल्यू, सबका अलग अलग फुल फॉर्म है पीछे। किसी थ्रेड की पिच ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित में से किस गेज का प्रयोग किया जाता है? मार दें, स्क्रू पिच गेज का प्रयोग किया जाता है। एक रैग बोल्ट डैश का एक प्रकार है, लॉकिंग नट का, नीब बोल्ट का, हैवी ड्यूटी बोल्ट का, वेल्ड बोल्ट का। क्या होगा बता? नीब का मतलब फाउंडेशन होता है रे। आंसर बता। सी फॉर कैट। एकमी चूड़ी का कौन? बोले तो हम हाईलाइट भी करवा दिए थे, याद रखना इस। वॉशर के साथ षटकोणीय नट कौन सा होता है? षटकोणीय, षट फलकीय नट। बताओ कौन होगा?
ये बाजू कोर नोट नट होता है ये वाला, चला ये वाला जिसको यहां दिखाया गया, ये वॉशर के साथ लगाया जाता है, याद रखो। शाफ्ट के लिए बियरिंग के सामान्य तौर पर किस बोल्ट का प्रयोग किया जाता है? शाफ्ट के लिए बियरिंग में सामान्य तौर पर किस बोल्ट का प्रयोग किया जाता है? हुक बोल्ट की टी स्क्वायर बोल्ट। टी स्क्वायर बोल्ट को हम लोग अधिकतर शाफ्ट में प्रयोग करते हैं ताकि खपो खप बैठ जाए। अब बाकी सब जगह पर हम लोग लगभग किसका उपयोग करते हैं? हेक्सागोनल। किसका? अगर खाली कहता तो सामान्य तौर पर किस बोल्ट का प्रयोग करते हैं? हेक्सागोनल। हुक बोल्ट कह देगा भारी सामान उठाने के लिए। हाँ ठीक कर लो न, चला भारी सामान उठाने के लिए, भारी सामान उठाने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं? हुक बोल्ट का। भारी सामान उठाने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं? हुक बोल्ट का। एक नट के आयाम को किस संदर्भ में, अभी तो तुरंत बताए थे, बताओ क्या होगा? बोल्ट का कोर व्यास कि बोल्ट का पिच व्यास कि बोल्ट का सामान्य व्यास कि बोल्ट का शीर्ष? एक नट के आयाम को किस संदर्भ में व्यक्त किया जाता है? सामान्य डायमीटर, नॉमिनल व्यास। बोलो रे, सेम क्वेश्चन में पीछे था। सामान्य व्यास। अगर कहेगा बताओ बोल्ट का प्रभावी व्यास कौन व्यास है, तो कहेंगे पिच व्यास। ये चैप्टर थोड़ा सा उल्टा है, चला रिवीजन नहीं करोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। इसके बाद कौन चैप्टर है ना? पाइप फिटिंग, बहुत ही नॉर्मल चैप्टर। बना लेगा क्वेश्चन। हम लोग अगले क्लास में स्टार्ट करेंगे पाइप फिटिंग, एकदम नॉर्मल। ये चैप्टर थोड़ा सा उल्टा है, एक दो बार रिवीजन करेगा, जो जो हाईलाइट करवाए वही पढ़ के जाना। थैंक यू वेरी मच।